तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम देखेंगे क्लास 12 का मॉडल पेपर आ गया है जो काफ़ी मस्ट एंड वेरी हेल्पफुल होगा हमारे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए हम देखना स्टार्ट करते हैं सेट 1। तो जी बिना टाइम वेस्ट किए, अगर आप अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे चैनल से आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो देखिए ये 2022 का सेट 1 आ गया है। पाँचों सेट है तो पहले एक सेट होने के बाद पाँचों सेट कंप्लीट किया जाएगा। आपको समय कितना मिलेगा तो 3 घंटा 15 मिनट का टाइमिंग मिलेगा। पूरा कितना मार्क्स का एग्ज़ाम होगा तो फुल मार्क्स 100 मार्क्स का है। अकाउंट्स में कोई प्रैक्टिकल वगैरह नहीं होता है इसलिए 100 मार्क्स का होता है, जिसमें से आपको क्वेश्चन 2 सेक्शन में रहेगा। सेक्शन ए में रहेगा सिर्फ ऑब्जेक्टिव और सेक्शन बी में रहेगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए कि आपको ना ऑब्जेक्टिव में सिर्फ 100 क्वेश्चन रहेगा। यहाँ देखिए प्रश्न संख्या 1 से 100 तक विकल्प दिया रहेगा, जिसमें सही आपको 50 प्रश्न का ही अपने द्वारा चुने गए विकल्प को ओएमआर शीट पर चिन्हित करें। आपको जो ओएमआर शीट मिलेगा उस पर आपको सिर्फ 50 को क्वेश्चन का ही सही आंसर करना है, ना कि 50 से ज़्यादा। अगर आप 50 से ज़्यादा टिक करते हैं तो आपका जो काउंटिंग जो होगा ना 1 से लेकर 50 तक, जहाँ पर जाकर 50 पर जाएगा आपका वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि 50 से एक भी ज़्यादा नहीं हो और 50 सही सही टिक आउट करके आइएगा। अगर आप वीडियो मेरा देखे होंगे ऑब्जेक्टिव का अकाउंट्स स्पेशल, तो इसका 100 का 100 आप सही टिक आउट कीजिएगा, एक भी आप गलती नहीं कीजिएगा। तो चलिए हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से कि विशिष्ट दान क्या है, स्पेसिफिक डोनेशन। तो स्पेसिफिक डोनेशन क्या होता है, वो हमेशा क्या स्पेशल मिलता है। स्पेशलिस्ट जो होता है वो क्या होगा, पूंजीगत प्राप्ति होगी, आयगत प्राप्ति होगी, ए बी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा पूंजीगत प्राप्ति होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि यदि स्पष्ट तो कुछ ना दिया हो तो प्रवेश शुल्क को माना जाता है। देखिए अगर आप कहीं प्रवेश कर रहे हैं, कहीं एंट्री कर रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा वहाँ पे, तो आप प्रवेश शुल्क को क्या दीजिएगा, पैसा ही ना दीजिएगा, रिवेन्यू ही ना दीजिएगा, तो उसको क्या मानेंगे हम, आयगत प्राप्ति मानेंगे। तो चलिए इनमें से कौन सा अलाभकारी संगठन नहीं है, अलाभकारी संगठन नहीं है। तो देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिए हुआ है, स्कूल, अस्पताल, क्लब या साझेदारी फर्म। तो इसका जो आंसर होगा डी, साझेदारी फर्म। प्राप्ति एवं भुगतान खाता है। ये सारा क्वेश्चन है उसी वीडियो में से जो अकाउंट से स्पेशल वीडियो है। जो वीडियो पूरा कंप्लीट वॉच कर लिए किए होंगे तो 100 का 100 सही टिक आउट कीजिएगा इसमें से। तो चलिए वैसे मैं बता दूँ 4 का जो आंसर होगा वो वास्तविक खाता होगा। कौन सा, तो वास्तविक खाता। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, गैर लाभकारी संस्था में दायित्वों पर संपत्ति की अधिकतम को माना जाता है। तो जब भी आपकी लायबिलिटी अधिक होगा तो उसको हम क्या मानेंगे, शुद्ध लाभ या पूंजी या कैपिटल फंड। गैर लाभकारी संस्था में दायित्व पर संपत्तियों की अधिकतम को माना जाता है। तो क्या होगा इसका आंसर 5 का, पूंजी होगा, पूंजी कोष होगा, पूंजी होगा, लाभ होगा, शुद्ध लाभ होगा। तो इसका जो आंसर होगा पूंजी कोष होगा, कैपिटल फंड होगा। आदर्श चालू अनुपात है। तो बताइए कि आदर्श चालू अनुपात क्या है, तो 2:1 जो है वो आदर्श चालू अनुपात है। आय व्यय खाता दर्शाता है, क्या दिखाता है, अधिक एवं घाटा, यानी कि सरप्लस भी दिखाता है, डिफिसिट भी दिखाता है, दोनों घाटा दिखाता है। तो इसका आंसर जो होगा 7 का वो डी होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, एक निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम सीमा हो सकती है। तो बताइए जो एक निजी कंपनी होगा ना उसमें सदस्यों की अधिकतम सीमा कितनी होगी, तो कितनी होगी, वो 200 होगा। ठीक, वो निजी प्राइवेट कंपनी में समझे। पार्टनरशिप कंपनी की तो बात ही छोड़िए कि उसमें कितना होगा। फर्म को दिए गए ऋण पर ब्याज है, फर्म को दिए गए ऋण पर ब्याज है। तो 9 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, अगर आपको पता है तो आप कमेंट कीजिए, विनियोग होगा या गेन होगा या चार्ज होगा या इनमें से कोई नहीं। तो 9 का जो आंसर होगा वो होगा सी होगा, क्या होगा, चार्ज होगा। साझेदारों की पूंजी पर ब्याज, साझेदारों की पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल क्या होगा, व्यय होगा, विनियोग होगा, लाभ होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। देखिए दोनों का ऑप्शन सेम है। तो 10 का जो आंसर होगा वो एप्रोप्रिएट होगा, विनियोजन होगा साझेदार की पूंजी पर ब्याज। विद्यमान साझेदार के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन से होता है। तो बताइए कि विद्यमान साझेदार है उसमें जो लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होगा वो क्या होगा। अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिए, वैसे मैं बता दूं इसका जो आंसर होगा वो फर्म का पुनर्गठन होगा। क्या होगा,
तो फर्म का पुनर्गठन क्या होगा, इसका आंसर बी होगा। तो चलिए हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। लाभ प्राप्ति अनुपात है, क्या है, नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, क्या होगा 12 का आंसर। तो 12 का जो आंसर होगा ना वो ई होगा, नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। समझ गए, क्या होगा इसका आंसर, ए होगा, ए होगा। तो चलिए हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है मेरा, सामान्य लाभ से औसत लाभ की अधिकता को कहा जाता है। तो बताइए कि सामान्य लाभ से अधिकता को क्या कहा जाता है। क्या दिए हुआ आंसर में, अधिलाभ, अस्थायी लाभ या सामान्य लाभ या शुद्ध लाभ। आप देखे होंगे चैप्टर 3 का वीडियो, तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा क्या कहा जाता है। तो सुपर प्रॉफिट, अधिलाभ कहा जाता है। क्या होगा इसका आंसर, ए होगा। तो चलिए हम आगे देखते हैं। आदर्श चालू अनुपात, देखो आदर्श तरल त्वरित अनुपात है। आदर्श तरल त्वरित अनुपात क्या है, 1:1 है या 2:1 या 3:1:2। तो क्या होगा, 14 का जो आंसर होगा वो 1:1 होगा। ये आदर्श त्वरित अनुपात है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कि नए साझेदार द्वारा ख्याति के लिए लाई गई नकद राशि विद्यमान साझेदार द्वारा किस अनुपात में बांटी जाती है। तो जल्दी बताइए 15 का आंसर क्या होगा। तो त्याग अनुपात में ही ना बांटा जाता है, तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। पुनर्मूल्यांकन खाता में नाम पक्ष पर जमा पक्ष का आधिक्य होता है। देखिए, एक्सेस ऑफ द क्रेडिट साइड ओवर द डेबिट साइड रिवॉल्यूशन अकाउंट। तो इसका जो आंसर होगा 16 का क्या आंसर होगा, तो प्रॉफिट होता है। क्या होता है, ए। क्या होगा इसका आंसर, ए होगा, प्रॉफिट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ए तथा बी साझेदार है जो सी को 1/5 भाग से प्रवेश दिया जाता है, तो सी अपने भाग फर्म की कुल पूंजी होगी। तो क्या होगा इसका आंसर, 16 का जो कितना क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, तो 17 को जब सॉल्व कीजिएगा ना तो क्या होगा, 16,000 आपको आंसर आएगा। कितना आएगा, 16,000 नहीं है, 6 लाख है, तो 6 लाख। क्या होगा इसका आंसर, डी होगा। तो चलिए हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। संचित लाभ और संचय का हस्तांतरण किया जाता है। संचित लाभ और संचय का हस्तांतरण किया जाता है वसूली खाते में, साझेदार के पूंजी खाते में, या बैंक खाते में, या बचत खाते में। क्या होगा इसका आंसर, 18 का आंसर। तो अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिए, वैसे मैं बता दूं होगा साझेदार के पूंजी खाते में। किसमें किया जाता है, क्या होगा इसका आंसर, बी होगा। आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन है मेरा कि पुनर्मूल्यांकन 19 नंबर क्या है मेरा, पुनर्मूल्यांकन खाते के शेष को पुराने साझेदार के पूंजी खाते में किस अनुपात में हस्तांतरित किया जाता है। पुनर्मूल्यांकन खाते के शेष को पुराने साझेदार के पूंजी खाते में किस अनुपात में हस्तांतरित किया जाता है, पुराना लाभ विभाजन अनुपात में, नए लाभ विभाजन अनुपात में, या बराबरण। देखिए यहाँ क्या ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में एकदम स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि पुनर्मूल्यांकन खाते के शेष को पुराने साझेदार को, जब भी पुराना साझेदार है तो उसको पुराना ही अनुपात में करेंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो ए होगा। क्या होगा, ए होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, 20 देखते हैं। अमन और राजा, देखो अमन राज और शांतनु लाभ को 3:2:1 के अनुपात विभाजित करते। राज अवकाश ग्रहण करता है, तो अमन और शांतु का नया लाभ विभाजन अनुपात क्या होगा। तो इसका मैं बता दूं 20 का जो आंसर होगा वो होगा 3:1। सॉल्व कीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इससे पहले जो फार्मूला देखे उसी फार्मूला पे हो जाएगा। तो चलिए हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिए हुआ है। लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना की जाती है। अब बताइए कि लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना कैसे की जाती है। प्रवेश के समय, अवकाश ग्रहण के समय, फर्म के विघटन के समय, इनमें से कोई नहीं। तो 21 का जो आंसर होगा वो अवकाश ग्रहण के समय जो लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना की जाती है। क्या होगा इसका आंसर, बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 22 देखते हैं। अवकाश ग्रहण के समय पुनर्मूल्यांकन लाभ हानि को बांटा जाता है। अवकाश ग्रहण के समय पुनर्मूल्यांकन लाभ हानि को बांटा जाता है शेष साझेदारों द्वारा, सभी साझेदार द्वारा, नए साझेदार द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या होगा, नए साझेदार द्वारा, सभी साझेदार द्वारा, या नए साझेदार, इनमें से कोई नहीं। तो 22 का जो आंसर होगा वो बी होगा, सभी साझेदार द्वारा।
किसके द्वारा? तो सभी साझेदार के द्वारा। इसका क्या आंसर होगा? तो बी होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर संचित लाभ को किसकी पूंजी खाते में जमा किया जाना चाहिए? सभी साझेदार में, शेष बचे हुए साझेदार में, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो 23 का जो आंसर होगा ना वो ई होगा, सभी साझेदार में। क्या होगा? सभी साझेदार में। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है कि मृतक साझेदार को देय राशि का भुगतान उसके डैश को किया जाता है। किसको किया जाता है? तो जल्दी बताइए कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? तो सिंपल होगा, आप जिसको जानते होंगे उनको उत्तराधिकारी को किया जाता है। 24 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? जो भी समझ रहे हैं ना बात को, मृतक साझेदार जो देय राशि का भुगतान होगा वो जो पार्टनर्स जो मृत हुए, जो डेथ किए हैं, उनके जो उत्तराधिकार होंगे, बेटा होंगे या जो भी होंगे, तो उन्हीं को दिया जाएगा। उत्तराधिकार में सब आ सकते हैं, पिता, पत्नी या दोस्त नहीं आने का चांसेस है। क्वेश्चन नंबर 25 है, साझेदार की संयुक्त जीवन पॉलिसी एक खाता है। साझेदारों की संयुक्त जीवन पॉलिसी एक डैश खाता है। तो बताइए कि 25 जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा? तो 25 का क्वेश्चन का ये नाम मात्र होगा, व्यक्तिगत होगा, व्यक्तिगत या लायबिलिटी या एसेट्स, क्या होगा? तो बता दो, ये होगा व्यक्तिगत, पर्सनल होगा। इसका क्या आंसर होगा? बी होगा। मृतक साझेदार के निष्पादक को देय राशि पर साझेदार की मृत्यु तिथि क्या होगा? बताइए क्या होगा? देखिए, मृतक साझेदार के निष्पादक को देय राशि पर साझेदार की मृत्यु की तिथि से भुगतान तिथि तक ब्याज दिया जाएगा। तो बताइए कितना परसेंट पे दिया जाएगा? 8% पे, 5% पे, 6% पे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो ब्याज जो दिया जाता है ना वो 6% पे दिया जाता है। वसूली खाता है। अगर आप मेरा वीडियो देखे होंगे तो मैं गारंटी के साथ, आप भी फील कर रहे होंगे, पूरे के पूरे सही ऑब्जेक्टिव टिक कर दीजिएगा। एक भी ऑब्जेक्टिव, बस वो 20 से 1 घंटा का वीडियो कम्प्लीटली वॉच कीजिए और पूरे का पूरे सही ऑब्जेक्टिव टिक आउट कीजिए। तो चलिए यहाँ देखिए, पूरा उसी में से, कहीं और से क्वेश्चन नहीं है। वसूली खाता है, रिजर्वेशन अकाउंट है, व्यक्तिगत खाता, नाम मात्र खाता, वास्तविक खाता, या इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी बताइए कि 27 का जो आंसर होगा वो क्या वो क्या होगा? तो वो नाम मात्र खाता है। वसूली खाता कैसा है? तो नाम मात्र खाता। क्या होगा इसका आंसर? बी होगा। तो चलिए हम आगे देखते हैं। वसूली व्यय को वसूली खाता के किस भाग में लिखा जाता है? वसूली व्यय को वसूली खाता के किस भाग में लिखा जाता है? नाम भाग में, या जमा भाग में, या दायित्व, या संपत्ति में? तो जल्दी बताइए 28 का जो आंसर होगा वो डेबिट साइड में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है? तो नाम भाग में लिखा जाता है। इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। देखिए, फर्म के समापन पर फॉर्म के समापन पर साझेदार के ऋण खाते की राशि को दर्शाया जाता है। क्या होगा? फॉर्म के समापन पर साझेदार के ऋण खाते की राशि को दर्शाया जाता है। कहाँ? वसूली खाते में, साझेदार के ऋण खाता में, या साझेदार के चालू खाता, या इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी बताइए कि 29 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? तो 29 का जो आंसर होगा साझेदार के ऋण खाते में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। फर्म के विघटन पर अलिखित संपत्तियों से वसूल हुई राशि को किस खाते में जमा किया जाता है? बताइए, जब फर्म का विघटन होगा उस समय जो राशि हो, अलिखित संपत्ति से वसूली हुई राशि किस खाते में लिखा जाएगा? पूंजी खाते में, रोकड़ खाते में, वसूली खाता में, या पुनर्मूल्यांकन खाते में? तो जल्दी बताइए कि 30 का आंसर क्या होगा? तो वैसे बता दूँ, 30 का जो आंसर होगा ये पूंजी खाता, या रोकड़ खाता, या वसूली खाता, या पुनर्मूल्यांकन खाता? तो किस में होगा? तो सी होगा, वसूली खाता में। क्या होगा इसका आंसर? सी होगा, वसूली खाता। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं कि 13 समस्त ऋण पत्रों के शोधन के पश्चात ऋण पत्र शोधन संचय को किस खाते में हस्तांतरित किया जाता है? बताइए क्या होगा? पूंजी खाता में, सामान्य खाता में, लाभ हानि खाता में, सिक्किंग फंड में?
क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या होगा पता है तो कमेंट कीजिए। वैसे मैं बता दूं ये सामान्य संचय खाता में किस में होगा, जनरल रिजर्व अकाउंट्स में, समझ गए। उसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, एक कंपनी में सदस्यों का दायित्व होता है। हम्म, एक कंपनी में सदस्यों की दायित्व होता है, सीमित होता है, असीमित होता है, स्थिर रहता है, परिवर्तनशील होता है। तो 32 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो सीमित होता है। कंपनी में दायित्व हर किसी किसी का जो भी एम्प्लॉय रहता है उसका दायित्व सीमित होता है, ना कि असीमित। क्वेश्चन नंबर 33 है, कंपनी अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत अंश कटौती पर निर्गमित नहीं किए जा सकते हैं, सेक्शन 52, सेक्शन 53 या सेक्शन 54? तो जल्दी बताइए कि 33 का आंसर क्या होगा। तो 33 का जो आंसर होगा ना वो बी होगा, सेक्शन 35 के 53। अंश आवंटन खाता है, अवास्तविक खाता, वास्तविक खाता, व्यक्तिगत खाता या रोकड़ खाता। तो जल्दी बताइए कि 34 का आंसर क्या होगा। तो मैं बता दूँ ये 34 का जो आंसर होगा ना वो व्यक्तिगत खाता होगा। क्या होगा, सी होगा। क्या होगा इसका आंसर, सी, अव्यक्तिगत खाता है। देखिए कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार ऋण पत्र शोधन से पूर्व ऋण पत्र निर्गमन अंकित मूल्य के डैश के बराबर राशि को ऋण शोधन में अवश्य हस्तांतरित किया जाना चाहिए। तो क्या होगा, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार, तो इसका जो आंसर होगा ना 35 का वो होगा ए होगा 25%। तो चलिए हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, प्रत्येक कंपनी जिसके लिए DRR बनाना अनिवार्य है वो अगले वर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान देर होने वाले ऋण पत्रों की राशि का कम से कम कितना प्रतिशत प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल तक बैंक में जमा करेगी या विनियोजित करेगी। तो जल्दी बताइए 36 का आंसर क्या होगा। अगर नहीं पता है तो, अगर पता है तो कमेंट की, नहीं तो मैं बताऊंगा ही। ए 10%, बी 15% या सी 25 या 50। तो इसका जो आंसर होगा ना वो 50% पे किया जाएगा। कितना पे किया जाएगा, 50% पे। कितना होगा, 50% पे। उसके बाद आगे देखिए, एक संयुक्त पूंजी वाली कंपनी है। 37 क्वेश्चन नंबर है, एक संयुक्त पूंजी वाली कंपनी है तो कौन है वो, एक प्राकृतिक व्यक्ति है, कृत्रिम व्यक्ति है, साझेदार, तो आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी क्या है, अगर आपसे पूछे कि कंपनी क्या चीज़ है, कंपनी कौन सा पर्सन, तो कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है जिसका वैल्यू सिर्फ कंपनी के नज़र में, किसके नज़र में है, कंपनी के नज़र में। उसके बाद आगे देखिए 37 हो गया, तो 38 देखिए, ऋण पत्र है, डिवेंचर इज, ऋण का प्रमाण पत्र है, नकद का प्रमाण पत्र, क्या होगा 38 का आंसर। तो ऐसे बता दूं ये लोन सर्टिफिकेट है। ऋण पत्र क्या है, लोन ही सर्टिफिकेट है ना। आप जो किसी से लोन ले रहे, किसी से उधार ले रहे, उसी का ना ऋण पत्र बनेगा, ना कि क्रेडिट, ना कि नकद कैश बनाइएगा आप। ऋण ऋण पत्रधारी होते हैं कंपनी के ग्राहक, कंपनी के मालिक, कंपनी के लेनदार या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए कि 39 का जो आंसर होगा वो क्या होगा। वैसे मैं बता दूं 39 का आंसर होगा सी, कंपनी के लेनदार होते हैं। समझ में आ गया। उसके बाद आगे देखिए, लाभांश डैश पर दिया जाता है, अधिकृत पूंजी पर, निर्गमित पूंजी पर, या मांग की गई या चुकदाता। तो 40 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो इनमें से नहीं, 40 का क्या होगा, चुकता प्रदत्त पूंजी द्वारा, किसके द्वारा, चुकता। उसके बाद आगे देखिए, ऋण क्षमता अनुपात है, ऋण क्षमता अनुपात है, तरल अनुपात है, शोधन क्षमता अनुपात है, या क्रियाशील अनुपात है, या संचालन अनुपात है। तो जल्दी बताइए कि 41 का जो आंसर होगा वो क्या होगा। तो मैं बता दूं जो 41 का जो आंसर होगा ना वो बी होगा। क्या होगा, शोधन क्षमता अनुपात होगा। उसके बाद आगे देखिए 43 है, ऋण पत्रों का अधिमूल्य पर निर्गमन है, ऋण ऋण पत्रों का अधिमूल्य पर निर्गमन है, पूंजीगत हानि,
नहीं, सामान्य लाभ, पूंजीगत हानि, पूंजीगत लाभ या सामान्य हानि। तो जल्दी बताइए कि 43 का जो आंसर होगा वो क्या होगा। अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिए, नहीं तो मैं बता दूं वो पूंजीगत लाभ होगा। रोकड़ प्रवाह विवरण संबंधित है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस पर ध्यान देना जरूरी है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 42। तो चलिए, रोकड़ प्रवाह विवरण संबंधित है, लेखांकन मानक 10 से लेखांकन मानक, तो किससे होगा 42 का जो आंसर होगा ना वो लेखांकन मानक, अरे लेखांकन मानक कितना से संबंधित है 42, लेखांकन मानक 2 से संबंधित है। नहीं, रोकड़ प्रवाह विवरण जो संबंधित है लेखांकन मानक 3 से संबंधित है, ना कि 2 से। ऋण पत्रों का ये हो गया है। चालू अनुपात है, बताइए कि चालू अनुपात क्या है। अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट कीजिए, वैसे मैं बता दूं चालू अनुपात है वो बी, चालू संपत्ति बाय चालू दायित्व। चलिए क्वेश्चन 45 देखते हैं। ए 20 एक फॉर्म में साझेदार है जो डी के नए प्रवेश करता है। पुराने फॉर्म का विघटन होगा, पुरानी फॉर्म तथा पुरानी साझेदारी का विघटन होगा, पुराने साझेदार पुनर्गठित होंगे, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं 45 का जो आंसर होगा ना वो सी होगा, ना कि पुराने फर्म का विघटन होगा, ना कि पुराने फर्म तथा साझेदारी का विघटन होगा। अगर होगा तो सिर्फ साझेदारी का होगा, ना कि फर्म का। तो इसका आंसर जो होगा पुरानी साझेदारी का पुनर्गठित होगा, जो पुराना पार्टनर्स है ना उसी का पुनर्गठन होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। समझ में आ गया कि इसका आंसर क्या होगा, सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, 46 देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक गैर रोकड़ मद नहीं है। ऋण पत्रों पर शोधन, नकद विक्रय, हास। तो बताइए कि 46 का आंसर क्या होगा। तो वैसे मैं बता दूं जो 46 का जो आंसर होगा ना वो होगा बी होगा, उसका सही आंसर होगा। तो बी क्या होगा, नकद विक्रय। देखिए, लाभांश सामान्य दिया जाता है, सामान्यतः दिया जाता है किस पर, अधिकृत पूंजी पर, प्रदत्त पूंजी पर, निर्गमित पूंजी पर या याचिका पूंजी पर। तो जल्दी बताइए 47 का आंसर क्या होगा। तो प्रदत्त पूंजी ऑन पेड अप कैपिटल पे। त्वरित या तरल अनुपात है, जल्दी बताइए कि त्वरित या तरल अनुपात है। चालू संपत्ति बाय चालू दायित्व। जल्दी बताइए, अगर आपको पता है तो कमेंट करते नहीं तो मैं बता देता हूँ 48 का जो आंसर होगा वो सी होगा, तरल संपत्ति इक्वल टू चालू दायित्व। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं कि 49 में क्या दिए हुआ है। देखिए, निम्न में से कौन सा एक गैर रोकड़ मद है। डिप्रिसिएट, गुडविल या ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो मेरा जो 49 का जो आंसर होगा ना वो होगा ए बी दोनों होगा। डिप्रिसिएट भी होगा और गुडविल होगा जिसको हम देख नहीं सकते हैं। देखिए, साझेदारी के चालू खाते के शेष हमेशा होते हैं, साझेदार के चालू खाते के शेष हमेशा होते हैं। नाम शेष या जमा शेष या डेबिट अथवा क्रेडिट शेष या इनमें से कोई नहीं। तो बता दूं 50 का जो आंसर होगा वो सी होगा, डेबिट अथवा क्रेडिट शेष। दायित्व जो चिट्ठा में प्रदर्शित न हो किंतु फर्म के समय के समय चुकाया जाता है कहलाता है। जल्दी बताइए कि 51 का आंसर क्या होगा। तो बता दो अब अलिखित दायित्व। क्वेश्चन नंबर 52 है। यदि अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार अवकाश ग्रहण करने पर उसके देय राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जाता तो शेष हस्तांतरित किया जाता है ऋण खाता में, पूंजीगत खाता में या बैंक खाते में या उच्चंत खाते में, यानी कि सस्पेंस अकाउंट में। तो जल्दी बताइए कि 52 का आंसर क्या होगा। आई होप कि आपको अच्छे से पता होगा, अगर नहीं पता है तो कमेंट कीजिए। 52 का जो आंसर होगा वो सी होगा, बैंक खाते में। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 है। फर्म की ख्याति मूल्यांकन इतना है तो इतना। देखिए 1 लाख के किया था पुस्तकों में ख्याति 50,000 पहले विद्यमान है, तो इसी को 1/5। अगर क्वेश्चन को थ्योरी में देखिएगा तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। वैसे मैं बता दूं 53 का जो आंसर होगा ना वो सी होगा। क्या होगा, 2500 होगा। 25 सैकड़ा हज़ार कितना होगा, 25,000 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। वित्तीय उपक्रमों को छोड़कर अन्य के द्वारा प्राप्त लाभांश को रोकड़ प्रवाह विवरण में दिखाया जाता है। वित्तीय उपकरणों को छोड़कर अन्य के द्वारा प्राप्त लाभांश को रोकड़ प्रवाह विवरण में दिखाया जाता है। संचालन क्रियाओं में, निवेश क्रियाओं में या वित्तीय क्रियाओं में या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए कि 54 का जो आंसर होगा वो क्या होगा। मैं बता दूं
54 का आंसर होगा निवेश क्रिया में, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 है, वित्तीय उपक्रम को छोड़कर अन्य के द्वारा ब्याज का किया गया भुगतान रोकड़ प्रवाह विवरण दिखाया जाता है। तो क्या होगा 50, संचालन क्रिया में, निवेश क्रिया में, वित्तीय क्रियाएं, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए 55 का जो आंसर होगा वो सी होगा। किसमें होगा? वित्तीय क्रिया में। 56 है, सेबी के अनुसार न्यूनतम अभिधान अंशों के आवंटन के लिए निर्गमित अंशों का डैश अवश्य होना चाहिए। तो जल्दी बताइए कि 56 का आंसर क्या होगा। तो वैसे मैं बता दूं ए इसका 100% आंसर होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। एक नई कंपनी अपने अंशों का निर्गमन नहीं कर सकती है, कटौती पर, प्रीमियम पर, सम मूल्य पर या अंकित मूल्य। तो 57 का जो आंसर होगा ना वो ए होगा, एट डिस्काउंट पे। तो बताइए कि 58 का क्या आंसर होगा। वित्तीय उपक्रम द्वारा प्राप्त लाभांश को रोकड़ प्रवाह विवरण में से किस क्रिया के अंतर्गत दर्शाया जाता है। तो वैसे बता दूं ये संचालन क्रिया के ई इसका आंसर होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के। चलिए क्वेश्चन नंबर 59, आयकर के भुगतान को वर्गीकृत किया जाता है। आयकर के भुगतान को वर्गीकृत किया जाता है संचालन क्रिया के रूप में, निवेश क्रिया के रूप में, या फिर वित्तीय क्रिया के रूप में, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए 59 का जो आंसर होगा वो क्या होगा। मैं बता दूं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। क्वेश्चन नंबर 60 है, कंपनी का उदाहरण है भारत एंड सन्स, गुप्ता एंड गुप्ता, या जियो, या इनमें से कोई नहीं। तो 60 का जो आंसर होगा सी। जो आप लोग, जैसा कि आप 100 में अगर 100 लोग देख रहे हैं तो उसमें से 80 लोग जियो का ही सिम यूज कर रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 61 है, पूंजी कोष की गणना की जाती है आय माइनस व्यय, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, या फिर क्या होगा। 61 का आंसर पता है तो कमेंट कीजिए। वैसे मैं बता दूं संपत्ति माइनस दायित्व होगा। 62, प्राप्ति एवं भुगतान खाता सामान्य दर्शाता है। क्या दर्शाता है? ए सरप्लस एंड डिफिसिट, या बी रोकड़ कैश फ्लो, कैश बैलेंस, या कैपिटल फंड, या शुद्ध लाभ। तो जल्दी बताइए 62 का जो आंसर होगा वो क्या होगा। वो कैपिटल फंड दिखाता है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 63 देखना स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन सी मद प्राप्ति एवं भुगतान खाते में जाएगी? अदत्त वेतन, हास, आजीवन सदस्यता शुल्क, या उपार्जित चंदा। तो जल्दी बताइए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में इसमें से कौन सा जाएगा। तो वैसे बता दूं आजीवन सदस्यता शुल्क जो है वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में एंट्री होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्न में से कौन आय नहीं है। निम्न में से कौन आय नहीं है? चंदा, दान, टिकट की बिक्री है, एंडोमेंट फंड। तो वैसे बता दूं 64 का जो आंसर होगा एंडोमेंट फंड होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 65, आय व्यय खाता तैयार किया जाता है व्यापारिक संस्था द्वारा, गैर व्यापारिक संस्था द्वारा, या ये भी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए 65 का जो आंसर होगा वो क्या होगा। वो गैर व्यापारिक संस्था द्वारा होगा। 66 है, लाभ न कमाने वाली संस्थाओं में व्यय की आय पर अधिकता को कहा जाता है। व्यय की आय पर अधिकता को कहा जाता है, कमी कहा जाता है, या अधिशेष कहा जाता है। तो 66 का जो आंसर होगा ना वो ए होगा। क्या होगा? ए होगा, हानि कहा जाता है, लाभ हानि वाली, लाभ न कमाने वाली संस्था में। क्वेश्चन नंबर 67 है, 67 है, प्राप्ति एवं भुगतान खाता सारांश है। तो जल्दी बताइए 67 का जो आंसर होगा, समस्त पूंजीगत एवं प्राप्ति भुगतानों का, समस्त आयगन प्राप्ति एवं भुगतानों का, या समस्त आयगत एवं पूंजीगत प्राप्ति एवं भुगतानों का। क्या होगा? 67 का आंसर होगा। 68 है, वर्ष 68 है कि वर्ष के दौरान प्राप्त चंदा कितना है? इतना है। फिर अदत्त चंदा इतना है, तो अंत में अग्रिम चंदा इतना है। तो इसका आंसर क्या होगा? आप सॉल्व आउट कीजिएगा तो आपको अच्छे से पता हो जाएगा। वैसे बता दूं 68 का जो आंसर होगा ना वो होगा बी होगा, 1,90,000। क्या होगा इसका आंसर? बी होगा। आगे देखते हैं, चालू खाता है, करंट अकाउंट्स है। तो जल्दी बताइए कि 69 का आंसर क्या होगा।
आई होप कि आप सब नहीं जानते हैं तो कमेंट कीजिए, अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो पर्सनल अकाउंट होगा, कौन सा होगा? पर्सनल अकाउंट, ए होगा इसका आंसर। चलिए आगे देखते हैं 70। एक साझेदारी फर्म के लक्षण है। तो जल्दी बताइए कि 70 का जो आंसर वो क्या होगा? एक साझेदार का जो आप देख रहे हैं ना, दो या दो से अधिक व्यक्ति होना चाहिए। अगर एक व्यक्ति है तो साझेदार फर्म कहला नहीं सकता है। तो हमेशा साझेदार फर्म कहलाने के लिए दो या दो से अधिक व्यक्ति होना चाहिए। उसके आगे देखिए क्या है, तो इसका जो आंसर होगा ना, उपयुक्त सभी होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 71 है, साझेदार का दायित्व होता है, सीमित होता है, असीमित होता है, या साझेदार अधिनियम द्वारा निर्धारित, या इनमें से कोई नहीं? तो मैं बता दूं 71 का जो आंसर होगा वो बी होगा, असीमित होता है। 73 है 72 है, साझेदारों की पूंजी पर ब्याज है। क्या है? साझेदार की पूंजी पर ब्याज है, व्यय है, विनियोजन है, ये क्या है? तो मैं बता दूं ये एक एप्रोप्रिएशन है। तो क्या होगा? विनियोजन होगा साझेदार की पूंजी पर ब्याज। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। हेमंत तथा दीपक, तो लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसको छोड़िए, आगे बढ़िए। साझेदार का फर्म से संबंध होता है, स्वामी का, एजेंट का, प्रबंधक का, स्वामी एवं एजेंट का। तो जल्दी बताइए 74 का जो आंसर होगा वो सी होगा, स्वामी एवं एजेंट का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम आगे देखते हैं 75। ए, बी तथा सी साझेदार हो जो 1/5 भाग से शामिल किया जाता है। सी अपने भाग के लिए 1,20,000 पूंजी के रूप में लाता, तो फर्म का शुद्ध मूल्य है क्या होगा? जल्दी बताइए। तो वैसे बता दूँ 75 का जो आंसर होगा वो कितना होगा? 6 लाख होगा। सैकड़ा एंड हज़ार, दस एंड लाख, 6 लाख। क्वेश्चन नंबर 76 है, 76 है, नए साझेदार द्वारा नकद में लाई गई ख्याति कहलाती है। तो ख्याति को हम क्या कहते हैं? 76 का जो आंसर होगा ना, वो उसको हम प्रीमियम बोलते हैं, ना कि संपत्ति बोलेंगे, ना लाभ बोलेंगे, उसको हम प्रीमियम बोलेंगे। एक नए साझेदार के प्रवेश के समय सामान्य संचय हस्तांतरित किया जाता है, पुनर्मूल्यांकन खाते में, या पुराने साझेदार के पूंजी खाते में, या लाभ हानि समायोजन खाते में, या फिर वसूली खाते में। तो जल्दी बताइए कि 77 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? वैसे बता दूँ इसका जो आंसर होगा वो पुराने साझेदार के पूंजी खाते में होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 है, ए और बी 3:1 के अनुपात में लाभ और हानि को बांटते हैं। सी को 1/4 हिस्सा के लिए साझेदारों में प्रवेश दिया जाता है, और वह ब का त्याग अनुपात है। तो इसका आंसर क्या होगा? 78 का आंसर। अगर पता है तो कमेंट कीजिए, वैसे बता रहा हूँ। ए बराबर होगा या 3:1 होगा, 2 या 3:2 होगा। तो इसका जो सॉल्व कीजिएगा तो बनेगा 3:1। दायित्वों में कमी है, दायित्व है, हानि है, एक्सपेंस है, या लाभ है। 79 का क्या आंसर होगा? तो 79 का जो जब भी आपका दायित्व में कम होगा तो आप लाभ में रहिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 है, एक्स और वाई 3:1 का लाभ बांटते हैं। जेड को इतना के लिए साझेदार बनाया गया। जेड एक्स से 3/20 लेता है, और वाई 1/20 लेता है। तो नया लाभ जो है अनुपात होगा। तो जल्दी बताइए कि 80 का जो आंसर है वो क्या होगा? अगर पता है तो इसका जो आंसर होगा ना, फर्स्ट ही ए होगा, 9:7:4। त्याग अनुपात का सूत्र है, इससे पहले देख चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखे तो वीडियो भी देख लीजिए, तो काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। वैसे बता दूं, त्याग अनुपात का जो सूत्र होता है ना, वो होगा पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। ठीक है, समझ गए? उसके बाद देखिए 82, एक नए साझेदार के प्रवेश पर संपत्ति के मूल्य में कमी को डेबिट किया जाता है। क्या बताए? एक नए साझेदार के प्रवेश पर संपत्ति के मूल्य में कमी को डेबिट किया जाता है, पुनर्मूल्यांकन खाते में, परिसंपत्ति खाते में, पुराने साझेदार के पूंजी खाते में। तो वैसे बता दूं मैं 82 का जो आंसर होगा वो ए होगा, पुनर्मूल्यांकन खाते में। 83 है, फॉर्म के समापन पर सबसे अंत में कौन सा खाता बनाना चाहिए? वसूली खाता, साझेदार के पूंजी खाते, साझेदार का ऋण खाता, या रोकड़ या बैंक खाता। तो जल्दी बताइए
कि 83 का जो आंसर होगा वो क्या होगा। तो मैं बस वैसे बता दूँ, कैश और बैंक अकाउंट वो सबसे पहले समापन में सबसे अंत में खाता बनाना चाहिए। तो कौन सा खाता होगा सबसे अंत में? कैश और बैंक बैलेंस। देखो, फर्म के विघटन पर साझेदार के ऋण खाते को हस्तांतरित करेंगे। फर्म के विघटन पर साझेदार के ऋण खाते को हस्तांतरित करेंगे। वसूली खाते में, साझेदार के पूंजी खाते में, साझेदार के चालू खाते में, या इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं 84 का जो आंसर होगा वो डी होगा, इनमें से कोई नहीं। तो आगे हम देखते हैं, ज़्यादा नहीं बस 15 और बचा हुआ है। फर्म के समापन की दशा में संपत्ति के विक्रय से प्राप्त राशि से सर्वप्रथम भुगतान किया जाएगा। फर्म के समापन के दशा में संपत्ति के बिक्री से प्राप्त राशि से सर्वप्रथम भुगतान किया जाएगा। साझेदार की पूंजी, साझेदारों फर्म को दिए गए ऋण का, या साझेदार की अतिरिक्त पूंजी, या बाहरी लेनदार का। तो जल्दी बताइए कि 85 का जो आंसर होगा वो क्या होगा। तो मैं बता दूं 85 का जो आंसर होगा वो बाहरी लेनदार का सबसे पहले पूरा किया जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 86 है। यदि फर्म की कुल संपत्ति 3,25,000 हो तो एक ब्राह्मण लेनदार 4,50,000 से साझेदार की पूंजी की राशि होगी। तो जल्दी बताइए कि इसका जो आंसर होगा 86 का आंसर क्या होगा। अगर आपको पता है तो आप कमेंट कीजिए, नहीं तो मैं बता ही दूंगा। इसका जो आंसर कीजिएगा तो बी आएगा, 2,80,000 आएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 87। फर्म के समापन की दशा में वसूली खाते को डेबिट किया जाता है। बेची जाने वाली संपत्ति से, फर्म के सभी ब्राह्म संपत्ति से, संपत्ति के विक्रय से प्राप्त राशि से, या किसी साझेदार द्वारा लाई गई किसी संपत्ति से। तो जल्दी बताइए कि 87 का आंसर वो क्या होगा। तो बेची जाने वाली संपत्ति से क्या होगा, इसका आंसर ए होगा। समझ गए, इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। 88 है, न्यायालय द्वारा एक साझेदार का दिवालिया घोषित किए जाना फर्म के किस प्रकार समापन के अंतर्गत आएगा। न्यायालय द्वारा समापन, या अनिवार्य समापन, या किसी घटना स्थिति, या 88। तो 88 का जो आंसर होगा वो बता दूं, 88 का किसी घटना घटने की स्थिति में क्या होगा। 88 का आंसर होगा सी होगा। कहीं पे कुछ डाउट, क्या होगा 88 का आंसर सी। आगे देखिए, अंश का आवंटन कहलाता है व्यक्तिगत खाता, या नाम मात्र खाता, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए कि 89 का जो आंसर होगा वो क्या होगा। वैसे मैं बता दूँ 89 का जो आंसर होगा व्यक्तिगत खाता होगा। तो चलिए, अंशों का अधिमूल्य पर निर्गमन है। अंशों का अधिमूल्य पर निर्गमन है पूंजीगत लाभ, पूंजीगत हानि, या सामान्य लाभ, या सामान्य हानि। तो जल्दी बताइए कि 90 का जो आंसर होगा वो क्या होगा। तो वैसे बता दूँ ये पूंजीगत लाभ होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। एक कंपनी अपने अंश को प्रीमियम पर भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के अंतर्गत जारी करती है। तो वैसे मैं बता दूँ 91 का जो आंसर होगा ना वो सी होगा, 52 होगा। चलिए क्वेश्चन 92 है, अंशधारी प्राप्त करते हैं। अंशधारी क्या प्राप्त करते हैं, संपत्ति, दायित्व, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए कि 3 जो है उसका आंसर क्या होगा। 83 का आंसर वैसे मैं बता दूँ 83 का आंसर होगा आपको सी होगा, नहीं 93 है। 93 का आंसर क्या होगा। तो मैं अगर पता है तो कमेंट कीजिए, नहीं तो मैं बता देता हूँ। इसका आंसर होगा बी, दायित्व होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 94 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है कि कंपनी की प्रतिभूति प्रीमियम का प्रयोग कर सकती है संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन करने वाली हानि को अपलिखित करने में, पूर्ण प्रदत्त बोनस अंशों के निर्गमन के लिए, या लाभांश देने के लिए, या फिर लाभांश देने के लिए। तो जल्दी बताइए कि 94 का जो आंसर होगा ना वो क्या होगा। अगर आपको पता है तो अभी जस्ट कमेंट कीजिए, मैं बताऊँ 94 का जो आंसर होगा वो बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर जो 95 है, अंशों का हरण किया जाता है। अंशों का हरण किया जाता है तो क्या किया जाता है।
समझ गए। 95 देखिए, अंश का हरण किया जाता है सभा में उपस्थित न होने की स्थिति में, मांग की राशि भुगतान न करने पर, या फिर मर्डर, प्रतिभूति अंश आवंटन। क्या होगा 95 का आंसर? अगर आपको पता है तो जल्दी बताइए कि 95 का आंसर क्या होगा। वैसे मैं बता दूं 95 का आंसर होगा बी होगा, मांग राशि भुगतान न करने पर। 96 है, शून्य कूपन ब्रांड निर्गमित किए जाते हैं शून्य बाजार ब्याज दर पर, या पूर्व निर्धारित ब्याज दर पर, या बिना। तो जल्दी बताइए कि 96 का आंसर क्या होगा। तो बता दूं 96 का जो आंसर होगा ना वो सी होगा, बिना पूर्व निर्धारित ब्याज दर। 97, ऋणधारी को मिलता है लाभांश, ब्याज, या लाभालाभ, या बोनस, क्या मिलता है। तो ऐसे बता दूं कंडीशन वैसा कुछ भी नहीं है, अगर कीजिएगा तो आपको सब आराम से आ जाएगा। तो जल्दी बताइए 97 का सही आंसर होगा बी होगा, ब्याज। 98, ऋण पत्र के निर्गमन पर हानि या कटौती की सामान्य डैश में अभिलिखित होना चाहिए। तो कितना में लिखित होना चाहिए? 98 का जो आंसर होगा ना वो डी होगा, वो बोनस में होना चाहिए। ऋण पत्र के निर्गमन पर हानि या कटौती सामान्य डैश में अभिलिखित किया जाता है। क्या होगा इसका आंसर? 5 वर्ष में, 10 वर्ष में, या 15 से 25 वर्ष में, क्या होगा? 98। ये लास्ट ही क्वेश्चन होने वाला है, अगर पता है तो कमेंट कर दीजिए। मैं बता दूं 98 का जो लास्ट है वो होगा ऋण पत्र को जीवन काल के अंदर। 99 है कि एलटीडी ने, प्राइवेट एलटीडी ने 4 लाख के मूल्य की मशीन खरीद कर प्रतिफल भुगतान 100 वाले 10 ऋण पत्रों की कटौती पर निर्भर करके खाते को डेबिट किया जाता है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो वैसे बता दूं 99 का जो आंसर होगा ना वो बी ही होगा। क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 100 लास्ट है, ऋण पत्र प्राय कंपनी की संपत्तियों पर डैश 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 रख होता है। क्या होगा इसका आंसर? रक्षित होते हैं, या अर्धरक्षित होते हैं, या अर्धरक्षित होते हैं। जल्दी बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। वैसे बता दूं 100 का आंसर ई होगा, सुरक्षित होते हैं। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आप सब्जेक्टिव भी देखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, तो आपको कुछ दिन बाद सब्जेक्टिव भी मिल जाएगा। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देख लीजिए, अगर नहीं समझ तो एक बार और रिपीट कीजिए, कहीं कुछ दिक्कत है तो कमेंट कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिए। थैंक्स।